जीआईटी के सारे डिसऑर्डर्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। जीआईटी में जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपका वॉमिटिंग है ना वो बहुत ही कॉमन है और वो अक्सर आता है और वो ऑलमोस्ट हर पेपर में देते हैं। ये नहीं कि इस साल दिया और अगले साल नहीं दिया, तो ये हर पेपर में वॉमिटिंग आता है। तो हम डायरेक्ट वॉमिटिंग पे नहीं जाते, हम पहले इन सब की तरफ इनसे जाएंगे। पहले ईसोफेगस वाला करेंगे, फिर हम स्टमक, डिड्यूनम, जिजनम सारे डिसऑर्डर्स करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल से हैं कि जो आपका जो स्वेलिंग मैकेनिज्म है इसके अंदर जो है वो हमें पता है कि हमारे कुछ मसल्स जो है वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो मसल्स जो है उनको कौन कंट्रोल करता है? 5th, 9th और 10th सेरेब्रल नर्व कंट्रोल करती है। तो अगर वो मसल्स जो नर्व उन मसल्स को कंट्रोल करती है, अगर वो ही डैमेज हो जाएगी, उसमें पैरालिसिस हो जाएगा, तो आप स्वेलिंग नहीं कर सकेंगे। दूसरी चीज़ क्या हमने पढ़ी थी कि जो हमारा स्वेलिंग सेंटर होता है वो ब्रेन स्टेम के अंदर होता है, और एक डिजीज़ जिसे हम कहते हैं पोलियोमाइलाइटिस और इंसेफ्लाइटिस, इस डिज़ीज़ के अंदर जो हमारा ब्रेन स्टेम है वो काम करना, उसमें जो हमारा जो स्वेलिंग सेंटर है वो डैमेज हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग हम नहीं कर पाते। और तीसरी चीज़ इसमें क्या लिखी हुई है? मसल डिस्ट्रॉफी। वो क्या होता है कि हमारा जो हमने एनएमजे पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, एनएमजे पढ़ लिया था हमने, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं, जिसमें वो आपस में न्यूरॉन्स और मसल्स आपस में बात करने के लिए जो रिसेप्टर को यूज़ करते हैं वो होता है एसिटाइलकोलिन, ठीक है। इन दोनों को आपस में बात करनी है और बीच में जो इनका जो बात करने का जो ज़रिया है वो है एसिटाइलकोलिन। अब वो ज़रिया ही डैमेज हो जाए, यानी एसिटाइलकोलिन का जो रिसेप्टर है वो डैमेज हो जाएगा, तो क्या करेगा? वहाँ से पैगाम तो आएगा पर ये रिसीव नहीं कर सकेगा, जिसको हम नॉर्मली जो हम कहते हैं वो माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं, जो डिजीज़ हमने पढ़ी है। उसमें ऐसा होता है कि जो मसल्स हैं वो अपना पैगाम जो है वो सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे होते न्यूरॉन्स को। न्यूरॉन्स की तरफ से जो पैगाम है वो मसल्स की तरफ प्रॉपर्ली आ नहीं पाता, क्योंकि एसिटाइलकोलिन का जो रिसेप्टर है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता, और करता है तो बहुत स्लो काम करता है। तो जो इंसान की काम करने की स्पीड है वो कम हो जाती है और सीवियर केसेस में ख़त्म हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो स्वेलिंग मैकेनिज्म है वो काम ही नहीं करेगा, उसको बेचारे को सिग्नल ही नहीं मिल रहे कि भाई मैं च्यूइंग करूँ कि नहीं करूँ, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हमने इसके जो है ना इफ़ेक्ट्स पढ़ने हैं कि अगर तो आपका स्वेलिंग मैकेनिज्म काम नहीं करेगा तो क्या होगा। एक सिंपल सी सोचने समझने वाली बात ये है कि अगर आप खाएंगे नहीं तो आप मतलब जिएंगे कैसे? आपका तो सारे एक्टिविटीज़ ही रुक जाएंगी, ठीक है। तो अगर कंप्लीट ऑब्लिगेशन हो गई स्वेलिंग एक्ट की तो आप स्वेलिंग नहीं कर सकेंगे। ये थोड़ी मजाक वाली बात लिखी हुई है कि आप स्वेलिंग एक्ट मतलब ख़त्म हो जाएगा तो स्वेलिंग नहीं कर सकेंगे। चलो ठीक है, बता दिया आपने। तो फेलियर ऑफ ग्लोटिस टू क्लोज द दैट फूड पास इनटू लंग्स इंस्टेड ऑफ इसोफेगस। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास जो है जब हम पोस्टीरियर हमारा जो फूड जो है वो माउथ के अंदर पीछे की तरफ जाता है, टंग उसको अंदर भेजती है, तो जैसे ही वो जाके पोस्टीरियर वॉल के साथ टच होता है टॉन्सिलर पिलर्स को, तो बहुत सारे जो सीरीज ऑफ कंट्रैक्शंस और या एक्शंस जो वो जनरेट हो जाते हैं। उसमें से एक एक्शन ये था कि हमारा जो लेरिंग्स है वो ऊपर चला जाता है और जो हमारा फेरिंग्स है वो नीचे की तरफ आ जाता है। उस लेरिंग्स को एपिग्लोटिस जो वो क्लोज कर देता है, ताकि जो फूड है गलती से एपिग्लोटिस के थ्रू लंग्स में ना चला, वो लेरिंग्स के थ्रू लंग्स में ना चला जाए, ठीक है। तो अगर स्वेलिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया, स्वेलिंग या इसोफेगस का मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया, तो ना लेरिंग्स ऊपर जाएगा ना एपिग्लोटिस उसको क्लोज करेगा, दोनों मुंह खोल के बैठे रहेंगे। जो स्वेलिंग जो आपने जो खाना खाया है वो ये भी हो सकता है कि वो सीधा सीधा लेरिंग्स में चला जाए और आपके लंग्स में चला जाए और ऑन द स्पॉट आपकी डेथ हो जाए। तो अगर स्वेलिंग मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया तो दिस इशू कैन ऑल्सो अकर, ये मसला भी हो सकता है। दूसरा ये हमने सबसे पहली चीज़ उसमें पढ़ी थी आपके फ्रेंजियल स्टेज में कि जैसे ही पोस्टीरियर पैलेट को टॉन्सिलर पिलर्स के पास जो आपका जो बोलस है वो जाता है, तो वो क्या करता है कि आपके पोस्टीरियर नेरीज के पास जो सॉफ्ट पैलेट होता है वो क्या करता है आपके पोस्टीरियर नेरीज को जो वो क्लोज कर देता है, ताकि फूड जो वो आपकी नाक में ना चला जाए और नाक से बाहर ना आ जाए। तो इसमें क्या होगा कि अगर ये मतलब डिसऑर्डर हो ही रहा है तो उसमें क्या होगा कि जो नोज़ वाला जो पैलेट है ना वो क्लोज नहीं होगा, वो खुला रह जाएगा, और दिस इज़ द पॉसिबिलिटी कि फूड आपका नाक से बाहर आ जाए, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो क्लिनिकल सिनेरियो के हिसाब से लिखी हुई है, वो ये है कि आप जब आपका ऑपरेशन होता है तो आपको कहते हैं 12 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना ऑपरेशन से पहले। मेजर ऑपरेशन के अंदर हम जो है वो डीप एनेस्थीसिया देते हैं। आप डीप एनेस्थीसिया अगर दे दिया पेशेंट को तो पेशेंट का जो इंटेरिक नर्वस सिस्टम है, एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम है, जीआईटी का जो भी नर्वस सिस्टम है वो काम करना छोड़ देगा। तो खाना जहाँ था वो वहीं पड़ा रहेगा, इसोफेगस तक गया था तो वहाँ पड़ा रहेगा, स्टमक में था तो वहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको 12 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना होता। फॉर इंस्टेंस अगर आपने ऑपरेशन से 2-3 घंटे पहले कुछ खा लिया तो आपको पता है कि स्टमक आपको जो फूड है उसको प्रोसेस होने में 10 से 12 घंटे लगते हैं। तो अगर आपने 2-3 घंटे पहले खाया है तो सीन ये है कि जो खाना है वो आपके स्टमक में पड़ा हुआ होगा। अब फूड जो है आपके स्टमक में पड़ा हुआ है, आपको डीप एनेस्थीसिया हमने लगा दिया है। अब आपका जो फूड है वो ना आगे जा सकता ना पीछे जा सकता, ना स्फिंक्टर जैसे हैं वो वैसे रहेंगे, पेरिस्टालसिस भी नहीं होगी। तो दिस इज़ द पॉसिबिलिटी कि जब आप लेटे हुए हैं तो आपका खाना जो है रिवर्स इसोफेगस से बाहर आ जाए। पर ये भी हो सकता है क्योंकि अब कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही तो आपका जो लेरिंग्स ऊपर जाके एपिग्लोटिस उसको क्लोज ही ना करे और वो खुला रह जाए, और जो आपकी जो वॉमिटिंग आ रही है, जो आपका खाया हुआ फूड जो वापस आ रहा है
वो लंग्स में चला जाए और आप ड्यूरिंग ऑपरेशन ही मर जाएं वॉमिटिंग करके, ठीक है। एक यहाँ पे इन्होंने क्लिनिकल सिनेरियो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक चीज़ हमने पढ़ी थी एक्लेजिया, वो हमने पहले डिस्कस कर ली, दोबारा कर लेते, कोई मसला नहीं है। एक्लेजिया क्या होता है कि हमारे पास जो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम गेट कह सकते हैं, कि इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होता है वो आपके स्टमक से थोड़ा सा पहले होता है, वो गेट ओपन होता है और फूड जो है वो स्टमक के अंदर आ जाता है। अब अगर ये गेट ओपन ही ना हो तो क्या होगा, वो स्टेज जब ये गेट ओपन ही ना हो और सारा का सारा फूड जो है वो आपके इसोफेगस में फंस जाए, उसको हम कहते हैं एक्लेजिया। और वो स्टेज जब वो फूड को फंसने की वजह से जो आपका इसोफेगस का साइज़ है वो इतने से डबल हो जाए, यानी जो साइज़ है इसोफेगस का नॉर्मल उससे बढ़ जाए, तो उसको हम कहेंगे मेगा इसोफेगस। वो नाम से पता चल रहा है कि इसोफेगस के साइज़ बढ़ने की वजह से उसको मेगा इसोफेगस कहते हैं। और वो काफ़ी देर तक फूड पड़ा रहने की वजह से वो डिस्टेंट हो जाएगा, उसका साइज़ बढ़ जाएगा, उसको हम कहेंगे मेगा इसोफेगस, ठीक है। सिंपल सी ये चीज़ थी। अब इसमें एक मसला पता है क्या हो सकता है कि अगर आपका फूड जो उसके अंदर पड़ा ही रह गया है, तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो आपका फूड है इसके अंदर कोई केमिकल कुछ जो है केमिकल इरिटेंट्स भी हो सकते हैं, इसके अंदर कोई बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं जो वहाँ रखे मल्टीप्लाई, क्योंकि अगर वो स्टमक में जाते तो उसने जाके सेल ने जाके उसको तोड़ के और उसको आपके फूड को न्यूट्रलाइज कर देना था, लेकिन वो स्टमक में गया ही नहीं, वो तो इसोफेगस में पड़ा हुआ है, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे जर्म्स और वो आपकी जो इसोफेगस की वॉल है उसको डैमेज भी कर सकते हैं। अब इसका इलाज कुछ इस तरीके से होता है ना कि हम क्या करते हैं, अब स्फिंक्टर जो है वो मतलब एनेस्थीसिया वाला तो समझ लें वो बंदा गया, ठीक है। उसके अलावा अगर ये फेलियर हो जाए, आपका स्फिंक्टर ओपन नहीं आपका जो वो एक्लेजिया हो गया और स्फिंक्टर ओपन नहीं हो रहा और फूड बाहर फंसा हुआ है, तो हम उसको ट्रीट कैसे करते हैं, एक बलून लेते हैं, वो उस बलून को डाल देते हैं आपके माउथ के अंदर इसोफेगस तक, और वहाँ जाके उस बलून को जो है फुला देते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बलून फूलता है ना, तो इसोफेगस की वॉल खुल जाती है और फूड जब आपके स्टमक में चला जाता है। दूसरा हम क्या करते हैं कि एंटी स्पाज्मोडिक जो ड्रग्स देते हैं, उससे सिंपली आपके जो स्मूथ मसल्स होते हैं इसोफेगस के वो रिलैक्स कर जाते हैं और फूड जब अंदर चला जाता है और आप जो है वो बच जाते हैं और इसका इलाज हो जाता है। अब हमें पढ़ना है डिसऑर्डर ऑफ स्टमक। एक होता है गैस्ट्राइटिस और एक होता है अल्सर, और लोग इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर, तो खैर अब तो बहुत नॉलेज हो गई है, कंफ्यूज नहीं होते। तो गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, सिर्फ इन्फ्लामेशन होती है गैस्ट्रिक म्यूकोजा की, जबकि अल्सर में क्या होता है कि यही आपका स्टमक है लेकिन उसके अंदर जो है छाले बन गए, तो छाला जो हो गया तो उसको अल्सर बोलेंगे, और अगर उसमें सिर्फ इन्फ्लामेशन है तो उसको हम बोलेंगे गैस्ट्राइटिस। लेकिन क्या होता है कि गैस्ट्राइटिस के दो टाइप होते हैं, एक होता है सुपरफिशियल, एक होता है डीप। सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस का आप ट्रीटमेंट ना करवाएं और वो क्रोनिक हो जाए, पुराना हो जाए, तो वो डीप में कन्वर्ट हो जाता है, और जितना पुराना गैस्ट्राइटिस होगा वो उतनी ज़्यादा आपकी जो स्टमक की जो वॉल्स हैं, गैस्ट्रिक की जो म्यूकोजा है वो उसको डैमेज करेगा, और अक्सर केसेस में जो वो ठीक भी नहीं होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब जो आपका जो डीप वाला गैस्ट्राइटिस है वो बहुत खतरनाक होता है, इसके बहुत ज़्यादा सीवियर जो है वो इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब आपका जो ये गैस्ट्राइटिस ना हो इसके लिए कुदरत ने कुछ निज़ाम बनाया हुआ है, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक बैरियर, ठीक है। वो बैरियर्स क्या हैं, एक तो आपका जो स्टमक का जो म्यूकोजा होता है वो बहुत थिक होता है, और उसके बाहर जो है म्यूकस आपको पता है ना, एक थिक सा सब्सटेंस होता है वो स्टमक की लाइनिंग के अंदर जो बहुत उसकी मोटी सी लेयर होती है, ताकि जो भी इन्फ्लामेशन है या जो एसिड जो बढ़ गया है जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है, वो डायरेक्ट जो है वो स्टमक की म्यूकोजा को जो है डैमेज ना कर सके। दूसरा क्या होता है कि स्टमक म्यूकोजा के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इतने टाइट, उसके मतलब इतने एडजस्टेंट होते हैं, इतने एक दूसरे के करीब होते हैं कि उनके बीच में जगह ही नहीं होती कि दूसरी चीज़ जाके उनको अफेक्ट कर सके या गुजर सके, ठीक है। तो हम उसको कहते हैं गैस्ट्रिक बैरियर्स, ये दो चीज़ें होती हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि अगर ये गैस्ट्रिक बैरियर्स अगर डैमेज हो गए तो क्या हो सकता है ना, ये भी तो हमने पढ़ा है ना। तो हम एक पढ़ें, क्रोनिक गैस्ट्रिक कैन लीड टू गैस्ट्रिक एट्रोफी एंड लॉस ऑफ स्टमक सिक्रेशंस। अगर गैस्ट्रिक मतलब अगर ज़्यादा टाइम तक हमने अभी पढ़ा के गैस्ट्राइटिस हो जाए तो उसकी वजह से आपको हो जाएगा डीप गैस्ट्राइटिस, और इसकी वजह से जो होगा आपकी म्यूकोजा की जो लाइनिंग है वो भी डैमेज हो जाएगी और स्टमक का जो साइज़ है वो भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। स्टमक जब देखें स्टमक के अंदर जब वो इतना बड़ा ज़ख्म ही हो गया है तो वो सिक्रेशंस कहाँ से करेगा, वो बेचारा पहले खुद तो ठीक हो जाए फिर तो कोई काम करेगा। तो इसमें दो मसले होते हैं, एक होता है एक्लोरोहाइड्रिया और दूसरा होता है कि पेरिनियस एनीमिया। अब इसके अंदर ही जो है ना वो ये डिज़ीज़ जो है वो सफ़र कर होती है, यानी एक्लोरोहाइड्रिया के अंदर ही जो है वो आपको पेरिनियस एनीमिया होता है। वो क्या सीन है, अब एक्लोरोहाइड्रिया की भी आगे दूसरी टाइप इन्होंने बता दी है। अगर तो एसिड ज़्यादा हो गया, आपका स्टमक का जो पीएच है वो बढ़ गया है, 6.5 से ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो आपको जो है क्लोरोहाइड्रिया है। और अगर वही आपका जो एसिड है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा है, स्टमक पेप्सिन आ गया है और उसके बाद एसिड होता है तो उसके बाद पेप्सिन सीक्रेट होता है और जिसके बाद दोनों मिलकर काम करते हैं। अब अगर पेप्सिन आ गया और एसिड है ही नहीं तो वो अकेला बेचारा क्या करेगा। तो अगर आपके स्टमक के अंदर
एसिड सीक्रेट हो रहा है ज़्यादा, हद से ज़्यादा, pH 6.5 से ज़्यादा है तो वो आपको एक्लोरहाइड्रिया है, और अगर सीक्रेट नहीं हो रहा तो वो आपको हो गया आपको हाइपोक्लोरोहाइड्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है क्लोरोहाइड्रिया के अंदर कि अब आपका जो है वो pH हद से ज़्यादा है। ठीक है, अब pH हद से ज़्यादा हो गया। pH हद से ज़्यादा होने का एक रीज़न ये होता है कि आपके जो स्टमक वॉल होता है ना, उसके अंदर से उसका एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। एक तो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि उसके अंदर कुछ वेव्स जनरेट होती है। एक ये प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर से कुछ सिक्रेशंस होती हैं, जिनमें से एक सिक्रेशन को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन को हम बार बार जब नाम लेंगे तो इंट्रिंसिक फैक्टर ही बोलेंगे, बार बार ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन हम उसको बाद में जो जितनी दफ़ा भी नाम लेंगे तो उसको इंट्रिंसिक फैक्टर ही बोलेंगे, बाद में उसको हम जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बोलते। तो ग्लाइकोप्रोटीन जब विटामिन B12 के साथ मिलता है तो हमारे जो डिडनम और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम है ना, उसके अंदर जाके एक वॉल बना देता है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, जिसकी वजह से वो डैमेज नहीं होती। अब अगर ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है ये ही जनरेट ना हो और ये कॉम्प्लेक्स ना बनाए तो विटामिन B12 जो है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, यानी इंट्रिंसिक फैक्टर के प्रेजेंस में ही विटामिन B12 जो है हमारी इलियम डिस्टल इलियम की वॉल में एब्जॉर्ब हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो अगर ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो बना ही नहीं, ये निकला ही नहीं, सीक्रेट ही नहीं हुआ, तो विटामिन B12 अकेला जो है वो कुछ नहीं कर सकता, तो ऐसे ही मतलब वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपका जो फूड है, फूड के अंदर से जो RBCs और WBCs जो निकाल के जिसको हम ब्लड में एब्जॉर्ब कराने थे स्टमक ने, वो बेचारा वो नहीं करवा सका, और जो है आप खाना खा रहे हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो है वो आपको पूरे नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से आपको पेरिनेस एनीमिया हो जाएगा, यानी कमी हो जाएगी, यानी आपको जो ब्लड वगैरह है वो प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के आपके स्टमक में छाले हो जाएं, डिफरेंट एरियाज़ में होते हैं, वो एरियाज़ भी हम पढ़ लेते हैं वो कौन से होते हैं जहाँ पे अक्सर होते हैं ये छाले या अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर सिंपली इंटेस्टिनल म्यूकोजा कॉज प्रिंसिपली बाय द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। अगर हद से ज़्यादा एसिड बढ़ जाता है स्टमक के अंदर तो अंदर उसके जो है वो क्या कहना चाहिए कि छाले बन जाते हैं, उसको हम कहते हैं अल्सर। सिंपल सी डेफिनेशन, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो है पाइलोरस के पास पे होता है पेप्टिक अल्सर। तो हम इसकी लोकेशंस पढ़ लेते हैं। यहाँ पे थ्योरी में कुछ लिखा हुआ है कि जो हमारा लेसर कर्वेचर है इसके पास भी अल्सर, इसके पास, और हमारे पाइलोरस पार्ट के पास, और जो हमारा एंट्रम था उसके पास अल्सर होते हैं। अब स्पेशल चीज़ें में क्या है, जो हमारा मार्जिनल अल्सर है ना, वो जब होता है जब हम गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी करवाते हैं, यानी यहाँ पे अगर किसी रीज़न की वजह से हमें कोई सर्जरी वगैरह करवानी पड़ गई है ना, तो उसके बाद जो है वो ये वाला अल्सर बन जाता है, इसको मार्जिनल अल्सर कहते हैं। ये है कार्डियल अल्सर। ये जो है वो आपके स्टमक का जो नेक है ना इसके पास होता है, ये यहाँ पे अल्सर्स बनते हैं, और ये अल्सर जो आपके लेसर कर्वेचर के पास बनते हैं और पाइलोरस पार्ट के पास बनते हैं, ये मोस्ट कॉमन अल्सर्स हैं। ठीक है, अब इसके जो है वो रीज़न्स, वही बात दोबारा रिपीट होगी कि जो हमारे जो बैरियर्स हैं, जो कुदरती तौर पे जो मुहाफ़िज़ हैं जो इस अल्सर को होने से रोकते हैं, अगर वो कमज़ोर पड़ जाएँ या उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी ये अल्सर हो जाता है। दूसरा ये कि अगर आपको पता है कि हम जो भी हमारे पास एसिडिक चीज़ें हम स्टमक में हम लेते हैं, जो ड्यूडेनम जेजुनम है उसको न्यूट्रलाइज़ करके उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो हम उसको हज़म कर सकें और वो आगे इरिटेशन ना करे। ठीक है, अब अगर तो एसिडिक फॉर्म में ही ड्यूडेनम जेजुनम में चला जाए, यानी वो जो है उसको न्यूट्रलाइज़ ही ना करवा सके, तो भी आपको पेप्टिक अल्सर हो जाता है। एंड दैट्स इट, इतनी सी छोटी सी चीज़ है। इसकी डिटेल आगे जो है उसको शॉर्ट करके कुछ यूँ लिखा हुआ है कि अगर एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाए एसिड की तो भी आपको जो है पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, और अगर जो है आपकी जो एबिलिटी है गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोजल आपके जो मतलब म्यूकोजल बैरियर है वो काम करना छोड़ दे तो भी आपको जो है पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। छोटी सी बात है। अब स्पेसिफिक कॉजेज़ क्या हैं, रीज़न्स क्या हैं, जो मेडिकल रीज़न्स है वो क्या हैं कि एच पाइलोरी हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। पाकिस्तान में 75% आवाम जो आती है पेप्टिक अल्सर्स को लेके, तो उनको एच पाइलोरी होता है। एच पाइलोरी क्या है? ये एक किस्म का बैक्टीरिया है जो आपके पाइलोरस पार्ट में आके एक जो है वो अल्सर कर देता है, एक छाला कर देता है, और ये जो है वो पूरी ज़िंदगी रहता है। अगर आपने इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो सारी ज़िंदगी ये आपको तकलीफ देता रहता है और ठीक नहीं होता। ठीक है, यानी 75% पेशेंट जो जितनी भी अल्सर्स आके आते हैं ना, उनमें से 100% जितने भी आते हैं उनमें 75% लोगों को पेप्टिक अल्सर एच पाइलोरी ही होता है। ये बहुत कॉमन है, आपने भी नाम सुना हुआ होगा इस वीडियो से पहले। ठीक है, दूसरे कॉजेज़ क्या हैं कि आपके ये वही दोबारा से वही बात आ गई है कि अगर इनिशियल पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम के अंदर गैस्ट्रिक सिक्रेशन जो है वो हद से ज़्यादा हो जाए, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा, तो भी वो आपको हो जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि अगर आप अल्कोहल लेते हैं
तो उसकी वजह से आपके जो म्यूकोजल बैरियर हैं, जो बेचारे बचा रहे होते हैं, उनको भी नशा हो जाता है और वो बचाने वाला काम छोड़ के बेहोश हो जाते हैं। तो कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल कैन कॉज म्यूकोजल बैरियर का जो है ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो काम करना छोड़ देती है। और दूसरा क्या है कि अगर आप हद से ज़्यादा बिला वजह जो हम ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे हैं, जिसमें से अगर हम एस्पिरिन ज़्यादा ले लेते हैं, तो इसकी वजह से भी जो है वो आपको पेप्टिक अल्सर सिंपली हो सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि हम एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि उस बैक्टीरिया को किल कर सके, या फिर एक ड्रग आता है जिसको हम कहते हैं रेंटिडाइन, जो बहुत कॉमन है, हम राइजिक वगैरह पी रहे होते हैं और इससे जो है ये ठीक हो जाता है किसी हद तक। तो आगे हमने पढ़ने हैं डिसऑर्डर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एबनॉर्मल डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको पहले हम ना डेफिनेशन के हिसाब से पढ़ लेते हैं। अ सीरियस कॉज ऑफ एबनॉर्मल डाइजेशन इज़ फेलियर ऑफ पेनक्रियाज टू सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर पेनक्रियाटिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में सीक्रेट नहीं होगा, यानी पेनक्रियाज अपना काम ही नहीं कर सकी। पेनक्रियाज का काम क्या है कि पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सीक्रेट करे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर बेचारी ये अपना काम नहीं कर सकेगी तो पेनक्रियाटिक फेलियर, पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के पैदा हो जाएंगे। सिंपल सी चीज़ है। अब ऐसा कब होता है, या तो अगर कोई आपको पेनक्रियाटाइटिस है, यानी कि आपके जो पेनक्रियाज है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है, ठीक है। 3 रीज़न्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर्स के। या तो आपकी पेनक्रियाज जो है वो स्वेल हो गई है, उसमें इन्फ्लामेशन हो गई है। दूसरी ये कि गॉल स्टोन हो गया है, जिसकी वजह से जो पेनक्रियाटिक डक्ट है, पेनक्रियाज है वो पेनक्रियाटिक डक्ट जो है वो ब्लॉक हो गई है। और तीसरा रीज़न ये है कि आपका जो पेनक्रियाज का हेड है वो हमने ट्यूमर या किसी रीज़न की वजह से उसको काट दिया, वो प्रॉपरली काम नहीं हो पा रहा, ठीक है। पेनक्रियाजिक मतलब ये भी पेनक्रियाटाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज 2 तरीके की होती हैं, एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रोनिक। ये वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं बाकी दूसरी वीडियो में बताती हूँ आपको।